हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरव्यू के बारे में। एक साथी ने इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को हमारे बीच साझा किया, तो मैंने सोचा कि उस साथी के द्वारा भेजे गए सवालों को आपके बीच साझा करूं ताकि आपको भी अपने आने वाले साक्षात्कार में तैयारी करने में मदद मिल सके। जी हाँ, तो इसी महीने वो साक्षात्कार हुआ और वो क्लरिकल टू ऑफिसर्स के लिए साक्षात्कार हुआ। और इस इंटरव्यू में वो जो साथी जिनका इंटरव्यू हुआ वो रीजनल ऑफिस में कार्य करते थे और एक खास रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं उस साथी से कैसे सवाल पूछे गए। तो सबसे पहला सवाल उस साथी से पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए। देखिए, ज़्यादातर इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो जो है कैंडिडेट के साथ ये सवाल पूछते हैं। तो जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, अपने जन्म स्थान, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने कार्यस्थल और पिछला जो आपने अच्छा कार्य किया है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में जब बताएंगे तो उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। तो दूसरा सवाल उनसे पूछा गया है कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट से आप क्या समझते हैं। देखिए, बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तो बैलेंस शीट जो है किसी भी फर्म के लिए एक पर्टिकुलर डेट में एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। तो उस साथी ने ऐसा जवाब दिया। तो जब ऐसा जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि बैंक की बैलेंस शीट में एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो जब आप अच्छा उत्तर देते हैं तो उसी से फिर और प्रश्न तैयार होता है और उसके आगे जो है चला जाता है। तो एसेट्स मतलब जो है आने वाला पैसा और लायबिलिटी मतलब जाने वाला पैसा। तो लायबिलिटी के 3 हिस्से होते हैं जिसमें नेटवर्थ होता है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब बाहर से लिया गया पैसा 1 साल के अंदर चुकाना हो तो उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और जो बाहर से लिया गया पैसा और 1 साल के बाद चुकाना है उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। ठीक उसी तरह एसेट्स है जिसमें फिक्स एसेट होता है, करेंट एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है और नॉन करेंट एसेट होता है। तो इस तरह से आप जब जवाब देते हैं तो आप के आत्मविश्वास को देखते हुए इंटरव्यूअर जो है प्रभावित होते हैं और आपसे अगला सवाल पूछते हैं। तो हमारे साथी से अगला सवाल पूछा गया कि आरआरबी की स्थापना जो है कैसे हुई। इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया क्योंकि रीजनल रूरल बैंक में अगर आप काम करते हैं तो आपको आरआरबी की स्थापना के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आरआरबी की स्थापना हुई 1975 में, तो उस समय और अभी भी भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है ग्रामीण एरिया में रहती है। तो ग्रामीण एरिया में जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो फाइनेंस को विस्तारित करने के लिए एक सिफारिश आई और नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश आई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रेडिट को विस्तारित करने के लिए नरसिम्हा समिति की जो सिफारिश है, नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट, उनके सिफारिशों को मानते हुए 26 सितंबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई और 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक बनाया गया जिसको प्रथमा बैंक कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 4 अन्य ग्रामीण बैंक जो है बनाए गए। तो इस तरह से ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में बना, उसके तहत उसकी स्थापना हुई। तो इस तरह से जब आप उत्तर देते हैं तो इंटरव्यूअर को आप प्रभावित कर सकते हैं। अगला सवाल साथी से पूछा गया है कि आप क्या काम देखते हैं और कौन से विभाग में काम करते हैं। तो साथी ने कहा मैं रीजनल ऑफिस में रिकवरी डिपार्टमेंट देखता हूं। तो इंटरव्यू जो है 5 पहलू में देखा जाता है। एक होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा होता है जॉब प्रोफाइल, चौथा होता है बैंकिंग नॉलेज और 5वां होता है करंट बैंकिंग सिनारियो, करंट अफेयर जिसको कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक ही पोर्टफोलियो में ही आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू में देखा गया है कि जॉब प्रोफाइल, जो आपका जॉब प्रोफाइल है जिससे आप अभी होके आए हैं, उससे जुड़े हुए सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथी से भी पूछा गया कि आप क्या काम देखते हो, कौन से विभाग में काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, रीजनल ऑफिस में। फिर क्या था, ये एनपी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने लाजमी थे। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आयरक नॉर्म्स के बारे में बताइए। तो इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में बताइए। तो उसमें आपको इनकम रिकग्निशन, फिर एसेट कितने प्रकार के होते हैं और स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट्स, और उनमें इनकम रिकग्निशन किसे कहते हैं, ये पूरा जो प्रोविज़न नॉर्म्स है, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविज़न, उसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा गया कि कोई खाता जो है लॉस एसेट में कब जाता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि कोई भी खाता जो है लॉस एसेट में कब जाता है। तो कोई भी खाता जो है वो लॉस एसेट में तभी जाता है जब बैंक के मैनेजमेंट या ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर उसमें जो है लॉस दिखा देते हैं। अगर मैनेजमेंट के द्वारा या इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट के द्वारा किसी अकाउंट में लॉस दिखाया गया हो तो उसको जो है लॉस एसेट कहते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी भी स्थिति में अगर उसका सिक्योरिटी 10% से कम हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस एसेट में कैटेगराइज हो जाता है। सैंक्शन लिमिट जो होता है और उसकी जो सिक्योरिटी होती है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी सिक्योरिटी जो है वो 10% से कम चला जाता है तो उसको जो है लॉस एसेट्स में दिखा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है अगर 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है और उसकी सिक्योरिटी 9 रुपये हो गया तो वो सीधे सीधे लॉस एसेट में कैटेगराइज हो जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। अगर वो सब स्टैंडर्ड में है तो सीधे सीधे लॉस में चला जाएगा, उतना समय पीरियड वो वेट नहीं करेगा, सीधे सीधे लॉस में चला जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा गया था। और लॉस एसेट में जो है 100% प्रोविजन होता है। फिर उनसे पूछे गए कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है। फिर उनसे एनपीए से जुड़ा हुआ ही सवाल पूछा गया कि आप एनपीए फॉलोअप कैसे करते हैं, आपका किस तरह से आप रिकवरी के लिए रीजनल ऑफिस में रह के फॉलोअप करते हैं, कौन से अकाउंट्स की निगरानी आप करते हैं और किस तरह से आपको फॉलोअप करने का तरीका होता है। फिर उनसे रिकवरी से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि सरफेसी एक्शन जो है किन खातों में लगाया जाता है, सरफेसी एक्शन कब जो है चलाया जाता है, और दूसरा कौन से ऐसे केसेस हैं जहां सरफेसी एक्शन जो है नहीं चलाया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया। तो कहने का तात्पर्य देखिए पूरा रिकवरी से जुड़ा हुआ सवाल उनसे पूछा। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया कि अगर किसी लोन की रिकवरी में अगर वो अतिदेय राशि है और वहाँ पर चेक रखा हुआ है, पीडीसी रखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप कौन सा एक्शन लेते हैं और वो एक्शन जो है किस तरह से लेते हैं। मतलब सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के बारे में उन्होंने सवाल पूछा कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आप पिछली शाखाओं में जहाँ काम किए हैं वहाँ पर आपकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि किस तरह से है, आपकी उपलब्धि कौन सी है, ये सवाल पूछा गया। तो कुल मिला के देखिए उनसे पूरे उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में सवाल पूछा गया। लगभग 13-14 सवाल पूछे गए और 15 से 16 मिनट का उनका इंटरव्यू रहा। और आपको समय मिलता है, कम से कम समय में आपको बताना होता है, 1 मिनट में आपको सवालों का उत्तर देना होता है, क्योंकि वहाँ पर पैनल में 3 जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी बैठे रहते हैं। एक तो स्पॉन्सर बैंक के, फिर आपके बैंक के जो एमडी हैं और साथ में एक नाबार्ड के बैठे रहते हैं। तो जब इतने लोग बैठे रहते हैं तो उनको सवाल पूछने के लिए भी समय रहता है, फिर आपको जवाब देने के लिए कम समय रहता है। तो इस 15-16 मिनट में 13-14 सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि कितने मिनट का समय उनको उत्तर देने के लिए मिला होगा। कई बार जब आप उत्तर देना स्टार्ट ही किए रहते हैं कि इंटरव्यूअर आपको रोक देते हैं और दूसरे सवाल की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वो जो उत्तर देने के स्टाइल से ही जान लेते हैं कि इसके पास नॉलेज है और अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे साथी का जो इंटरव्यू है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो ये जो 13-14 सवाल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये आशा करता हूँ कि आपके आने वाले जो इंटरव्यू में अगर पूछे गए तो आप भी अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर किसी सवाल का जवाब आप और अच्छे तरीके से देना चाहते हैं, आपको कोई कठिनाई हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरह से सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर जो है प्रभावित हो सकें। जी हाँ दोस्तों, ये थे इंटरव्यू के कुछ सवाल जो हमारे एक साथी ने साझा किया था। आशा करता हूँ कि इससे आपको मदद मिली होगी। इसी के साथ आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और वो तमाम सपने जो आपके ख्वाबों में हैं उनको पूरा करने में मदद करेगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।